सरकार जिनको गेहूं चावल फ्री दे रही है उनके ऊपर हाउस टैक्स का बकाया आरसी कटी हुई। सरकार जिनको जो है वो प्रधानमंत्री आवास दे रही है, हाँ हमारे नगर पालिका के अधिकारी और बाबू उसका जो है हाउस टैक्स वसूलने के लिए आरसी काट रहे हैं। अब दिल में अगर जनता मुझे जिताती है तो मानकर चलिए टांडा को सिंगापुर बना दूंगा। नगर पालिका में अपने फायदे के लिए नगर पालिका में एक नेक्सस है। जनता भी जो जब चुनाव आते हैं तो पार्टिकुलर वो जाति बिरादरी के नाम पर ही वोट करती है कि 5 साल बाद हमारा एक चेयरमैन अंसारी भाई जो जीत कर जाता है वो अरबपति और करोड़पति होकर निकलता है। और अंसारी भाई हमारे शहर के बुनकर भाई कहाँ खड़े हैं? झोपड़ियां कतरों को तरस जाती हैं, घटा उठती है, महलों पे बरस जाती है। जी हाँ, कुछ इसी अंदाज में आज फिर हम आपके बीच में आए हैं कि आखिर टांडा की आवाम की क्या हाल है, क्या उनके हक की बात की जाती है। आखिर नगर पालिका टांडा का जिस तरीके से चुनाव सामने है तो कितने सारे ऐसे दिग्गज जो सामने आए हैं और जो पुराने चेयरमैन थे उन्होंने क्या किया इस टांडा की भोली भाली जनता के साथ। तो हमारे साथ है दीपक केडिया जी हैं कि किस तरीके से नगर पालिका ने अभी तक अपना कार्यकाल किया है और जनता की क्या हाल है टांडा के। नहीं, नगर पालिका बनाई तो गई थी और नगर पालिका बनाने का उद्देश्य जो भी तत्कालीन सरकार अंग्रेज सरकार रहा, फिर आगे भारत सरकार ने इसको आगे क्रियान्वित किया। नगर पालिका बनाने का उद्देश्य है नगर क्षेत्र में नगर की जनता की देखभाल करना, नगर क्षेत्र का विकास करना और नगर में रह रही जनता के अनुरूप मान लिया कर भी लगाया जाता है तो उस नगर क्षेत्र की जनता की हैसियत के हिसाब से ही कर इत्यादि आरोपित करके नगर की पूरी तरीके से देखा जाए तो नगर की सेवा करने का काम ही नगर पालिका परिषद का है। टांडा की भोली भेल है, वहां बड़ी उम्मीदों के साथ किसी न किसी को चुन करके चेयरमैन की पद पे कुर्सी पे बैठाती है। तो जो विगत गुजरे हैं चेयरमैन, उनकी क्या कार्यशैली रही है बताएं। तो जो भी लोग रहे उन्होंने धोखा किया जनता के साथ, साफ साफ जो धोखा किया है, जनता को बिना बना बताए तमाम तरीके के कर आरोपित किए, जनता के बीच में गए नहीं, गोपनीय तरीके से बोर्ड से पास हुए, गोपनीय तरीके से लागू हुए। यहाँ तक कि एक मैं नाम लेना चाहूँगा, इससे पहले पूर्व जब ये हाउस टैक्स लगा तो जिस समय में लगा उस समय के चेयरमैन साहब ने इसको वसूली तक नहीं होने दिया जनता के बीच में। कौन चेयरमैन थे इसमें? उस समय थे जमीरुल हसन अंसारी साहब थे, उन्होंने इसकी वसूली तक रोक दी। फिर हाजी इफ्तिकार साहब आए, हाउस टैक्स को लेकर तमाम बवाल रहा, उनके समय में भी इसकी वसूली स्थगित रही। फिर अभी मैडम रेहाना आई जिनका जो है मध्यकाल में ही स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास के बाद अधिकारियों के कब्जे में गई और उसके बाद जो है हाउस टैक्स की वसूली हुई। हाउस टैक्स जो लगा है पूरे शहर में, इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत विसंगतियां हैं। इसको संशोधन होने के बाद ही कर लागू हो। टांडा की आवाम ये जानना चाहती है कि जिन लोगों ने हाउस टैक्स पास किया और फिर जिनके कार्यकाल में लागू हुआ, उन्होंने ठंडे बस्ते में रख करके आखिरकार जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया कि या कुछ और किया। तो जनता को तो भ्रमित किया ना, स्वयं नगर पालिका में अपने फायदे के लिए नगर पालिका में एक नेक्सस है। मैं आपको बताऊं, मैं 5 साल नगर पालिका का कार्यकाल, मेरी पत्नी सभासद है, इस नाते से मैं देखता था तो पूरा एक नेक्सस है वहां पर भ्रष्टाचार का। अध्यक्ष हों, वहां के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, जब जीत कर वहां पहुंचते हैं तो वो नेक्सस चारों तरफ से बन जाता है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे प्रशासक हो, उसके चारों ओर बन जाता है और जनता की सेवा भूलकर लोग उस नेक्सस में फंस जाते हैं। आपने अभी ताजा मामला देखा होगा किस तरीके से वो नगर पालिका के एक बाबू ने नीलामी के नाम पर, किराएदारी के नाम पर एक सुभाष तिवारी नाम के युवक को फंसाया। तो ऐसे ही वो पूरा एक भ्रष्टाचार का नेक्सस है और उसमें फंसने के बाद लोग भूख जाते हैं। तो जैसे सरकार ने कहा कि अगर नगर पालिकाएं कर नहीं लगाएंगी, स्व-वित्त पोषित नहीं होंगी तो अनुदान बंद हो जाएगा। जैसे 14वें वित्त का पैसा आना बंद हो जाएगा, 15वें वित्त का पैसा, यहाँ तक कि सरकार ने कहा कि हम राज्य वित्त से भी पैसा नहीं देंगे, यानी कि हम वेतन के लिए भी पैसा नहीं देंगे, आप स्व-वित्त पोषित हो जाए। अभी कुछ दिन पहले भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये बात कही है कि नगर निकाय सारे के सारे जो है कर के माध्यम से स्व-वित्त पोषित हो जाए।
लेकिन जो हम अध्यक्ष चुनकर भेजते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो हम कर लगा रहे हैं वो कर हमारी जनता दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं किया। पूर्व के जो अध्यक्ष रहे उन लोगों ने क्या किया कि सरकार से जो प्रस्ताव भेजे गए उनको बोर्ड में रखकर और बोर्ड के मेंबरों से एज इट इज पास करा लिया, जिसमें कोई क्राइटेरिया तय नहीं हुआ। आप देखिए कि सरकार जिनको गेहूं चावल फ्री दे रही है उनके ऊपर हाउस टैक्स का बकाया आरसी कटी हुई। सरकार जिनको जो है वो प्रधानमंत्री आवास दे रही है, हाँ, हमारे नगर पालिका के अधिकारी और बाबू उसका जो है हाउस टैक्स वसूलने के लिए आरसी काट रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार, यहाँ के जो जिम्मेदार चेयरमैन रहे हूँ जिनके दौर में ये आया है हाउस टैक्स, तो कहीं ना कहीं वो भरोसे में जनता रही उनके प्रति कि हम इन पे भरोसा करते ही हमारे के साथ धोखा नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से पास करके और ठंडे बस्ते में रख दिया गया और साथ ही साथ वसूली रोक दी गई, स्थगित कर दी गई, तो इससे तो कर्जदारी बढ़ी ना लोगों की। बिल्कुल बड़ी कर्जदारी बढ़ी। वो तो जनता जो है जो डिमांड बनकर जाती है नगर पालिका से, इसका मतलब आप उतने के कर्जदार हो गए। नगर पालिका जो आप पर बकाया बनाकर शासन को भेज देती है उतना वहां डिमांड स्टैंड हो गई। अब नगर पालिका उस डिमांड को कैसे खत्म करेगी? मुझे तो नहीं लगता कोई कानून या शासन ही उसको खत्म कर सकता है। तो जी, जो जनता को चाहिए, अच्छा जनता भी कम दोषी नहीं है। जनता भी जो जब चुनाव आते हैं तो पार्टिकुलर वो जाति बिरादरी के नाम पर ही वोट करती है। वो भूल जाती है कि हमारे जो है पूर्व के चेयरमैनों ने क्या किया था या हम कैसे फंसे थे। वो इस पर आ जाती है कि बस हमारी ही बिरादरी का चेयरमैन होना चाहिए। तो क्या सिर्फ जो धनाढ्य है, जो सेठ है, वही इस कुर्सी पे बैठ सकते हैं? गरीब तबका नहीं बैठ सकता क्या? ये तो राजनीतिक दलों को तय करना पड़ेगा ना। ये तो राजनीतिक दलों को तय करना पड़ेगा ना कि टिकट किसको देना है, कौन जनता क्यों। ये देखिए भाई, राजनीतिक दल एक ऐसे है कि जनता कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से उनकी विचारधारा के कारण जुड़ी होती है, और इस नाते से जब टिकट बढ़ती है या कोई दल का प्रत्याशी सामने आता है तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी बौना हो जाता है और दल बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में स्थिति ये होती है कि अब राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जनता के बीच में कैसा प्रत्याशी देंगे। अगर राजनीतिक दलों की आपने बात की तो बात करें, अगर हम भाजपा की सबसे पहले बात करें, जो प्रदेश में सरकार भी है और कहीं ना कहीं आप भाजपा के बड़े लीडर हैं, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये जाति बिरादरी के नाम पर बढ़ जाता है बाद में। तो होता क्या है, क्योंकि आपने पहले भी बताया कि बुनकर बाहुल एरिया है, और मैं आपको बता दूं यहाँ 70 और 30 का रेशियो है। अल्पसंख्यक बाहुल इलाका है और मुस्लिम वोट 70% और 30% के करीब हिंदू वोट हैं। जो कि चुनाव पूरा का पूरा जात बिरादरी के आधार पर होता है। तो अंसारी बाहुल सीट है, और तो मुझे लगता है कि हाजी हयात मोहम्मद साहब के बाद से लगातार अंसारी ही चेयरमैन होता रहा है यहाँ का। तो ऐसी स्थिति में जनता या हमारे अंसारी भाइयों को ये देखना चाहिए कि 5 साल बाद हमारा एक चेयरमैन अंसारी भाई जो जीत कर जाता है वो अरबपति और करोड़पति होकर निकलता है, और अंसारी भाई हमारे शहर के बुनकर भाई कहाँ खड़े हैं? वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, वहीं की वहीं खड़े पाते हैं अपने आप को जहां से 5 साल पहले चले थे। तो मैं तो ये कहूंगा हमारे अंसारी भाइयों से, बुनकर भाइयों से, कि जो है अगर उनको विकास चाहिए और वो चाहते तेजी से बढ़ें तो जात बिरादरी और इससे धर्म से बाहर निकलें और एक अच्छा प्रत्याशी, एक अच्छा चेयरमैन चुने। और राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि वो प्रत्याशी देने में जनता के साथ जो है धोखा ना करें। अगर देखा जाए तो टांडा में 2 ही पार्टियां जो अभी समय राजनीतिक दल देखा जाए चेयरमैन चुनाव में, तो एक समाजवादी है, दूसरे भाजपा है। तो समाजवादी के बहुत सारे लीडर हैं जो टिकट के दौर में हैं। तो बहुत सारे चेहरे भी आपके सामने आए होंगे, कुछ चेहरे को जानते हैं आप? हाँ, चर्चा होती है, क्योंकि शहर में ही रहते हैं तो शहर के हालात और शहर में चल रही वाली हवा से तो परिचित रहेंगे ही। सुना मैंने भी है कि हाजी अशफाक साहब, हाजी इफ्तिकार साहब पहले चेयरमैन रह चुके हैं, और ऐसे कई सारे नामचीन चेहरे सामने आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अब जो लोग भी आए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राजनीतिक दल का दायित्व है कि वो प्रत्याशी कौन दे जो जनता के हित में काम करे, ना कि उस भ्रष्टाचार के दलदल, मैं नगर पालिका को भ्रष्टाचार का दलदल कहूंगा, ना कि उस दलदल में खुद ही समा जाए जाकर ना। भाजपा बहुत बड़ा संगठन है, उसमें भी टिकट के दावेदार बहुत है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
नहीं, खैर भारतीय जनता पार्टी तो महासमुद्र है, और आप देख ही रहे हो जिस तरीके से। तो अब महासमुद्र है, और महासमुद्र समुद्र के बारे में तो समुद्र की था अभी तक नहीं मिल पाई किसी को। तो बीच बीच में नुकसान क्यों हो जाता है पार्टी को? हो सकता है कुछ भाई, जैसे अब कुछ लोग हैं जिनको पार्टी का नेतृत्व दिया गया, या पार्टी के कार्यकर्ता नहीं उनसे संतुष्ट हैं, घर बैठ जाते हैं, नहीं काम करते हैं, या सही तरीके से पार्टी के लोग पार्टी के काम को पार्टी के बीच में नहीं ले जा पाते, या कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो पार्टी के लिए नुकसान करती हैं। समय समय पर अधिकारियों द्वारा कुछ ऐसे कृत्य कर दिए जाते हैं, या कुछ ऐसी घटनाएं जनपद में या विधानसभा में या हमारे नगर क्षेत्र में हो जाती हैं जिनसे पार्टी को बड़ा नुकसान होता है। और मैं चाहूंगा कि पार्टी संगठन के लोग जो है अगर इसको गंभीरता से लें और जनहित की बात करें, बजाय अधिकारियों का और जो है बड़े अधिकारियों के साथ देने के जनता की बात को करेंगे, तो ऐसे में पार्टी का नुकसान नहीं होगा। एक बड़ी बात है, एक बड़ी जमात आती है सभासदों की, जो चेयरमैन तो पूरे शहर का होता है, लेकिन जो सभासद होते हैं वो कहीं ना कहीं हर मोहल्ले से निकल के आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी दायित्व तो बनता है कि जिस समाज जिन्होंने भरोसा करके आपको वहां बैठा है, तो आप भी सभासद पति रहे हैं, 5 साल देखा है। तो क्या लगता है आपकी 5 सालों में जिस तरीके से नगर पालिका चलाई, बोर्ड हुए हैं, तो क्या सिर्फ नाली खड़ंजा और इसके अलावा और कुछ नहीं था क्या? नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, बहुत कुछ रखा गया। लेकिन मैं अपनी शहर की सम्मानित जनता को फिर कहूंगा, देखिए चुनाव लड़ना लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है। चुनाव कोई भी लड़ेगा, ना जनता उसको रोकने जाएगी, ना आपका प्रशासन शासन उसको रोकने जाएगा। लेकिन ये जनता की जिम्मेदारी है कि उसका नुमाइंदा जो चुनकर जा रहा है वो बोर्ड में बैठे तो क्या बात करे। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में, मुझे अंदर बैठने की अनुमति तो थी नहीं, लेकिन चूंकि बहुत सारे कागजात घर पर ही आते थे, पत्नी सभासद है, तो मैं उनको पढ़ता था, और जो सदन में होता था उसको भी बाहर बैठकर देखता था सीसीटीवी पर। वहां की स्थिति ये है, हमारे बहुत सारे माननीय सभासद तो एजेंडा ही नहीं पढ़ पाते, चर्चा तो बड़ी दूर की बात है। चर्चा क्या करेंगे, एजेंडे ही नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो मैंने आपको पहले एक बात बताई कि हमारा जो भी अध्यक्ष चुनकर आता है या जो भी प्रशासक नियुक्त होता है, वो वहां के भ्रष्टाचार के नेक्सस में पूरी तरीके से फंसा हुआ होता है। तो जो अभी एक मुकदमा लिखा गया सुरेश पांडे जैसे लोग, ऐसे कर्मचारी नगर पालिका में, ये लोग क्या करते हैं कि बोर्ड की कार्रवाई में भी दखल देते हैं। और जो कि हमारे माननीय सभासद चुनकर आते हैं, उनमें से मैं आपको बता ही चुका, बहुत सारे लोग एजेंडा भी नहीं पढ़ पाते, नगर पालिका एक्ट के बारे में भी नहीं जानते, और कुछ चीजें नहीं जानते, सिर्फ और निजी स्वार्थवश तमाम ऐसी चीजें पास कर देते हैं जिनसे न जनता का कोई भला होता है, उन कर्मचारियों का भला हो जाता है। आपकी बहुत अच्छी छवि है पूरे शहर में, शहर का एक एक बच्चा आपको जानता है। अगर आपको भी मौका मिलता है कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ने का, तो दिल में कुछ है? अब दिल में अगर जनता मुझे जिताती है तो मानकर चलिए टांडा को सिंगापुर बना दूंगा, टांडा शहर को सिंगापुर बना दूंगा। तो क्या अभी तक ये जो पुराने चेयरमैन जीते हैं वो उनके दिल में नहीं था सिंगापुर बनाने का? कुछ नहीं था। आप शहर की नालियां देख लीजिए, बज बजा रहे हैं, करोड़ों का ठेका होता है नाला सफाई का, आप देख लीजिए कहीं नाले नहीं निकलते हैं, नाले नहीं बह रहे हैं। आप ये शहर जो है कपड़े का लूम का हब है, लाखों मीटर कपड़ा रोज तैयार होता है, कपड़ा धुलता है, कपड़ा केमिकल में धुलता है, वो केमिकल लाखों लीटर पानी के साथ बहकर सरजू नदी में जाता है। नगर पालिका में जब जाइए आप देखिए तो बड़े बड़े बेहतर ठेकेदार जो है वो एयर कंडीशनरों में बैठे रहते हैं, और आम पब्लिक जो है अपने मूलभूत कारणों के लिए, जो कागजों के लिए वहां जाती है, वो कहने के वापस लौट के आती है। तो जो ये नेक्सस है नगर पालिका का, इस नेक्सस में भ्रष्टाचार कितना है? चीजें जो एस्टीमेट वगैरह बनता है, मैंने आपसे कहा ना कि भ्रष्टाचार का एक पूरा नेक्सस है। एस्टीमेट बनता है, मान लिया आपके गली की सीसी रोड 20,000 रुपए में मरम्मत हो सकती है, तो उसको बजाय 20,000 में मरम्मत करने के वो 200 मीटर का नया टेंडर होता है। तो 200 मीटर का नया टेंडर हुआ, सरकार के धन का दुरुपयोग हुआ, और ठेकेदार उसके बाद जाकर करता क्या है, मरम्मत ही कराया उसने और रोड बढ़िया हो जाती है, जनता खुश हो जाती है। जनता को इससे मतलब नहीं है कि जेई महोदय ने क्या बिल बनाया, विभाग में क्या पास हुआ और ठेकेदार क्या पेमेंट ले गया।
क्योंकि जनता अपनी रोजी रोटी में खुद ही मशगूल है। वो उसको कहाँ फुर्सत पड़ी है कि नगर पालिका जाकर देखे कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। बंटवारे की बात आती है कि किस तरीके से बंटवारा किया जाता है उस धन के ऊपर दुरुपयोग में। उस बंटवारे में चाहे ठेकेदार हो, नगर पालिका कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सारे संलिप्त रहते। कहीं ना कहीं कभी कभी 40% तक की कमीशन की बात आई है। ऐसे में विकास कैसे होगा, ये बताएं। ये तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको देखना चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अध्यक्ष अच्छा चुनकर भेजिए। तो इस तरीके से इतना बड़ा नेक्सस हो कैसे जाता है? इतना बड़ा नेक्सस क्या, पूरी प्रक्रिया ही जो है वो असंवैधानिक है। नगर पालिका की पूरी प्रक्रिया, यहां तक कि बोर्ड संचालन की प्रक्रिया ही पूरी असंवैधानिक है। मैं आपको बता रहा हूं ना, इतना बड़ा भ्रष्टाचार लगातार होता रहे, जो चेयरमैन चुन के गए उन्होंने क्या किया? मैंने आपसे बताया ना कि उसी नेक्सस में जाकर शामिल हो जाते हैं। जो नेक्सस नगर पालिका का है, कर्मचारियों का, अधिकारियों का, और जो है जो वहां से शासी अधिकारी वगैरह आते हैं। चूंकि आप ये मानकर चलिए कि इसको दुधारू गाय कहिए नगर पालिका को, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना कि सिंगापुर बन जाएगा। इतना बजट है नगर पालिका का, इतना बजट है कि आप खर्च नहीं कर पाएंगे सौंदर्यीकरण के लिए शहर के। इतना बजट है, जाता कहां है? वही नेक्सस इसको खा जाता। मैंने जब सामने आ गया फिर दोबारा चुनने का, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, बेहतर अपील करना चाहेंगे जिससे उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कहीं ना कहीं उनका हक है, उनको मिल सके? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा जनता से कि निचली इकाई जो सभासद चुनकर भेजें, वो सभासद कम से कम पढ़ा लिखा तो हो। और दूसरी चीज, सभासद ऐसा हो कि जनता के बीच में कम से कम रहता हो, जनता के दुख दर्द में शामिल होता हो, जनता की बात को बोर्ड में उठा। देखिए, बोर्ड बहुमत के आधार पर चलता है, आपको मालूम है प्रजातंत्र है। लेकिन आपकी बात वहां पास हुई नहीं हुई विषय अलग है, लेकिन आपकी बात उठाई गई। ये बात तो कम से कम जनता को मालूम पड़े कि हमारे माननीय सभासद ने बोर्ड में हमारी बात को उठाया। मैं फिर कह रहा हूं जनता से, मेरी जनता से बार बार अपील है कि अगर अभी भी जनता ने जिम्मेदार आदमी नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं टांडा के बुनकरों के लिए। पहली बोर्ड बैठी जिसमें मेरी पत्नी चुन कर गई थी, 2017 में चुनाव हुए। पहली बोर्ड में ही टांडा के बुनकरों के हित में बोर्ड ने निर्णय लेते हुए एक प्रस्ताव पास किया कि लोगों को सर पे गमछा लेके घूमना पड़ता है, गठरी लेके खलीलाबाद जाना पड़ता है, बाराबंकी जाना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है, हक्कानी हाट में पैसा देकर जो है हाट लगानी पड़ती है। तो क्यों ना जो है यहाँ के बुनकरों को स्थायी रूप से दुकान प्रोवाइड कराई जाए। तो उसके लिए एक प्रस्ताव आप देखिएगा रिकॉर्ड में है, और प्रस्ताव पास है, उसका बाकायदा नक्शा और सब कुछ पास है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे एक प्रस्ताव पास किया गया बोर्ड से कि तलवा पार नाले से राजघाट, जो उसका एंड है, तलवा पार से राजघाट नाले पर दोनों तरफ दुकानें बनाई जाए। लगभग मानकर चलिए कि 700 से 800 दुकानें बनने का प्रस्ताव था शुरुआत में, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंजिल पर। तो ये मानकर चलिए आप कि कलकत्ता के मंगला हाट से भी बड़ी हाट यहाँ पर खड़ा करने का प्रस्ताव हम लोगों ने किया था, लेकिन वो पूरा का पूरा इसी नेक्सस के भेंट चढ़ गया। आज भी वो प्रस्ताव पास है टांडा के बुनकरों के लिए, और हर बुनकर को एक अपनी दुकान मिल जाती, एक अपनी गद्दी मिल जाती, उसको गांठ लगाने की जगह मिल जाती, गोदाम मिल जाती, गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाती, और एक पूरा बड़ा हब ये टांडा बन जाता। और जो है, और आप कह रहे सिंगापुर से भी आगे निकल गए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दीपक केडिया। इन्होंने साफ तौर से कहा कि आने वाले चुनाव में अगर जनता अपने विवेक से काम लेती है, तो जो उनके द्वारा चुने गए चेयरमैन हैं, कम से कम उनके हक की बात करें, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभाने में कामयाब होंगे।